हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। यूपी टेट की परीक्षा नज़दीक आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो आज क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही खास होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसके समर्थक कौन है? अरस्तु है, वाटसन है, विलियम जेम्स हैं या फिर 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विलियम जेम्स हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। बात करें अगर अरस्तु की, तो अरस्तु ने क्या माना था? विकल्प ए की अगर बात करें तो अरस्तु ने माना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और अगर वाटसन की बात करें तो वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और अगर 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो इनके अनुसार मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? यानी ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प हैं आपके वुडवर्थ, वाटसन, रॉस या फिर स्किनर। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, इदम अहम और परम अहम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से, मनोविश्लेषणवाद से या फिर संरचनावाद से? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद से। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, समर्थक कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ कौन कौन सी है? इदम अहम और परम अहम। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। किसके अंतर्गत? मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत। बात करें अगर प्रकार्यवाद की, तो प्रकार्यवाद को वास्तविक स्वरूप देने वाले कौन थे? जॉन डीवी और रोनाल्ड एंजिल। और व्यवहारवाद की बात करें तो विलियम जेम्स ने इसको समर्थन दिया। और संरचनावाद की अगर बात की जाए तो विलियम वुंट और टिचनर ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कुर्ट गोल्डस्टीन, कुर्ट लेविन, G.W. आलपोर्ट या फिर एडोल्फ मेयर। किसने किया था? मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प है, सही विकल्प है बी, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, सबने इसके बारे में अक्सर सुना होगा। कुर्ट लेविन पहले साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने गेस्टाल्टवादियों के साथ भी कार्य किया। गेस्टाल्टवादियों में आप जानते हैं कोहलर, कोफका, वर्दीमर प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है कौन? शिक्षक, विद्यालय, छात्र या फिर पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा छात्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम का सिद्धांत है? विकल्प हैं बीज कोश की निरंतरता का नियम, जीव सांख्यिकी सिद्धांत, मेंडल का नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करें अगर बीज कोश की निरंतरता के नियम की, तो इसका प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। जीव सांख्यिक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। मेंडल का नियम, मेंडल के नियम के बारे में सब जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये सभी वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 12, 13, 14 या फिर 15।
आपको बता दें कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, तो इसलिए यहाँ पे विकल्प सी हमारा करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वक्तव्य है, यहाँ पे एक कथन है, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। ये कथन किसका है? विकल्प हैं रायबर्न, रॉस, क्रो एवं क्रो या फिर जेम्स ड्रेवर। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है? तो सही विकल्प है विकल्प सी, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टोली की आयु कही जाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। यहाँ पे विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, 6 से 9 पूर्व बाल्यकाल और 9 से 12 उत्तर बाल्यकाल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अच्छे चरित्र की विशेषता है? उद्यमशीलता, आंतरिक शुद्धता, बुद्धिमान या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अच्छे चरित्र की विशेषताओं में उद्यमशीलता को भी शामिल करते हैं, आंतरिक शुद्धता को भी और बुद्धिमान होने को भी शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये भी एक कठिन क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मेन रूप से कोहलर के द्वारा दिया गया। बात करें अगर सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत की, तो किसने दिया? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत स्किनर का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या होता है? शिक्षकों का प्रशिक्षित न होना, माता पिता की लापरवाही, उत्साहावरोध या फिर विद्यालय का असहयोग। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, उत्साहावरोध। ठीक है। और सीखने के पठार क्या होते हैं आपको पता होगा। जब हम किसी कौशल या कार्य को सीखते हैं तब ऐसा देखा जाता है कि कुछ समय तक तो पर्याप्त सफलता मिल रही होती है और सीखने की जो क्रिया होती है वो तेज़ी से चल रही होती है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भी आता है कि सीखने की जो क्रिया है, सीखने की क्रिया की जो उन्नति है वो बिल्कुल रुक जाती है। उन्नति के रुक जाने को ही सीखने का पठार कहते हैं। और इसका जो वक्र होता है, अगर इसको ग्राफ पे लगाएं तो जो वक्र होता है इस आकार का होता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि सीखने के पठार के जो वक्र होते हैं उनका आकार कैसा होता है? तो उनका आकार जो होता है वो इस आकार का होता है, ऐसा। ठीक है। अगला प्रश्न है, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समान तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, गेट्स, जड या फिर स्पीयरमैन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, समान तत्वों के सिद्धांत के समर्थक जो हैं वो हैं थॉर्नडाइक। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ये समान तत्वों का सिद्धांत क्या है? अधिगम स्थानांतरण संबंधी सिद्धांत है। किसका? अधिगम स्थानांतरण संबंधी एक सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है। और अगर स्पीयरमैन की बात करें तो यहाँ पे स्पीयरमैन जो है सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत दिया है इन्होंने, अधिगम स्थानांतरण से संबंधित। और चार्ल्स जड जो है ये सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है इन्होंने, अधिगम स्थानांतरण से संबंधित। ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न था समान तत्वों का सिद्धांत, तो इसके समर्थक जो हैं थॉर्नडाइक हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार देना किस तरह की प्रेरणा है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। आसान सा क्वेश्चन है। पुरस्कार देना जो है ये प्रत्यक्ष प्रेरणा होती है, तो विकल्प हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रेरणा होता है पुरस्कार देना। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? बिने ने, टर्मैन ने,
थॉर्नडाइक ने या फिर स्टैनफोर्ड ने। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, टरमैन। बुद्धिलब्धि का जो आविष्कार किया था टरमैन ने किया था। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर, 120 से 140 के बीच, 90 से 110 के बीच या फिर 50 से 60 के बीच। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्धि पूछ रहा है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। 140 के ऊपर जिनकी बुद्धिलब्धि होती है वो वे छात्र प्रतिभाशाली कहलाते हैं। बात करें अगर 120 से 140 की, तो प्रखर बुद्धि कहे जाएंगे। 90 से 110 सामान्य बुद्धिलब्धि के छात्र कहे जाएंगे और 50 से 60 जो होते हैं मूर्ख कहलाते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य छात्रों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो याद रखिए 90 से 110। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्धि, तो 140 के ऊपर सही है। अगला प्रश्न है लक्षणवाद के प्रमुख समर्थक हैं। लक्षणवाद के प्रमुख समर्थक है मन, फ्रायड, कैटिल या फिर एरिक्सन। कौन है? लक्षणवाद। लक्षणवाद के जो समर्थक हैं वो हैं कैटिल। विकल्प सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रायड आप सब जानते हैं मनोविश्लेषणवाद के समर्थक हैं। एरिक्सन और मन दोनों जो हैं संरचनावाद के समर्थक हैं। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमारा है लक्षणवाद पूछा है, तो कैटिल यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है। यह कथन किसका है? ह्यूगो का, फ्रायड का, हीली का या फिर चेतना का? तो ये बहुत ही फेमस कथन है, ये है ह्यूगो का। विकल्प ए हमारा सही है। वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है। अगला प्रश्न है बाल अपराधियों का लक्षण क्या होता है? झूठ बोलना, चोरी करना, उद्दंडता करना या फिर उपरोक्त सभी? ये तो कोई भी बता सकता है। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बाल अपराध के अंतर झूठ बोलना भी आता है, चोरी करना भी आता है और उद्दंडता करना भी आता है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, रोशार्क बुद्धि परीक्षण कब विकसित हुआ था? 1921 में, 1925 में, 1933 में या फिर 1935 में? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा रोशार्क बुद्धि परीक्षण 1921 में विकसित हुआ था। किसके द्वारा विकसित हुआ था? हरमैन रोशार्क। नाम से ही स्पष्ट है रोशार्क बुद्धि परीक्षण। तो जो मनोवैज्ञानिक थे इससे संबंधित जिन्होंने इसका आविष्कार किया, इसको विकसित किया, उनका नाम था हरमैन रोशार्क। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।